बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर एंटी करप्शन के केसेस से रिलेटेड है। काफ़ी सरकारी मुलाजमीन जिनके सर्विस मैटर्स मेरे पास होते हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, उनकी गुजारिश आई कि सर एंटी करप्शन के केसेस में या जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन पे पर्चे हो जाते हैं टेंडर्स में या कंस्ट्रक्शन के ठेकों में, या जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस अफसरान या दूसरे महकमे के अफसरान, तो उन पे एंटी करप्शन के अक्सर केसेस बायसनेस और दुश्मनी की बुनियाद पे किए जाते हैं। तो उनके दिफा के लिए एक लेक्चर दे। आज का लेक्चर एंटी करप्शन के केसेस से रिलेटेड है कि अगर आपका केस एंटी करप्शन का है तो उसमें मुल्जिम को कैसे बचाना है और आमतौर पे कौन से ग्राउंड्स होते हैं जो एंटी करप्शन के केसेस में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड समझे जाते हैं जमानत के लिए और बाइज्जत बरी होने के लिए। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association. I am the advocate of Supreme Court of Pakistan since 2017. मैंने 2005 में नवाब शाह से वकालत का आगाज़ किया और 2017 में मैं नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही केसेस चलाता हूँ। आई एम हैविंग मोर देन 1000 केसेस पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेस रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान, एंड माई 3 मोस्ट फेमस केसेस आर रिपोर्टेड इन 2019 SCMR पेज नंबर 2063. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293 bail matter, and my third and famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64, that is a sacked employees case service matters. मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स मिस कर जाता हूं, तो आप सबसे गुजारिश होती है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268266 पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लिया करें और फिर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे मुझसे 9 से 12-1 बजे के दरमियान मुलाकात कर लिया करें। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पे गुलाम सज्जाद गोपांग AC मेरा पेज है, उसे फॉलो करें, और GSG लॉ फर्म पेज है, उसे फॉलो करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मैं आज आपको 16-17 के करीब ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो एंटी करप्शन के केसेस में इंतहाई अहम नुक्ते समझे जाते हैं, और मेरी 20-25 साल की वकालत में मैंने ये देखा है कि मैंने अपने मुल्ज़मान को एंटी करप्शन के केसेस में इन्हीं 16, 17, 18 पॉइंट्स की बुनियाद पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में बचाया भी है और ज़मानतें भी मंजूर कराई हैं और बाइज्जत बरी भी कराया है। आपने ज़हन में रखना है कि जब भी एंटी करप्शन का कोई केस आता है तो उसमें कुछ नकायस होते हैं तफ्तीश में, और कुछ नकायस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल। उन्हें आपने कैश कराना होता है और अपने मुल्जिम को बचाना होता है। सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ ये केसेस होते हैं एंटी करप्शन के, और उनका पहला ग्राउंड ये होता है कि देयर इज़ नो चांस ऑफ एब्सकॉन्डेंस, यानी अगर ज़मानत मंजूर कर दी गई तो मुल्जिम के फरार होने के चांसेस जो है वो 1-2% होते हैं कि शायद वो मुल्क छोड़ के चला जाए, अपनी नौकरी छोड़ के, वरना ज़्यादातर वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसकी मुलाजमत है, उसका सब कुछ है, कैरियर है। तो इट इज़ अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। दूसरा ये होता है कि 90% एंटी करप्शन के केसेस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। अव्वल तो आपके मुल्जिम ने करप्शन की नहीं होती, और अगर की भी होती है तो वो कोई इनडायरेक्ट तरीके से होता है, डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, इनडायरेक्ट होता है। तो जो एविडेंस होता है हमेशा इनडायरेक्ट होता है। सो देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, अक्सर आपका बेहतरीन ग्राउंड होता है। नंबर 3 ये है कि बेनिफिशरी आपका मुल्जिम अक्सर डायरेक्टली नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपका मुल्जिम पटवारी है, उसने एक इंतकाल ऐसा किया है कि जिसमें इल्ज़ाम लगा के जिसने फेक इंतकाल किया है, तो उस फेक इंतकाल में
या अलादिता के को फ़ायदा होगा ज़मीन का, या नूर मोहम्मद को फ़ायदा होगा, या वली मोहम्मद को होगा। उस पटवारी तहसीलदार ने अपने नाम पे तो ज़मीन करानी नहीं होती है, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ही इज़ नॉट द बेनिफिशरी, तो उस पर ज़मानत भी मंजूर हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2017, कराची की एक जजमेंट है PLD 2017 कराची 243। इसमें 20 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिप्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया शोएब वारसी के केस में 20 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर रिलाय करके कि व्हेन द अक्यूज इज नॉट डायरेक्टली द बेनिफिशियरी of the alleged offense, then he is innocent and he should be acquitted. उसके बाद होता है कि जैसे जो भी दस्तखत होते हैं किसी मुल्जिम के बारे में, होता है कि जी फला जो लेटर था वो आपके मुल्जिम ने इशू किया। 90% केसेस में ऐसे होता है कि कोई भी लेटर जब इशू होता है तो वो एक अथॉरिटी नहीं करती, बल्कि ये अथॉरिटी टू अथॉरिटी साइंड एंड काउंटर साइंड होता है। पहले एक अफसर समरी भेजता है, फिर दूसरा उसको अप्रूव करता है, तीसरा साइन करता है, चौथा इशू कर देता है। तो जो रोल होता है वो कलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक रोल नहीं होता। इस पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स है जो मैं अभी आपको दूंगा कि व्हेन द रोल इज कलेक्टिव, तो आप एक पे सारा मुद्दा नहीं डाल सकते। इस वजह से भी अगर कलेक्टिव रोल में 20-30 मुल्जमान हैं, उनमें से एक भी बरी हो जाता है या बेगुनाह हो जाता है, तो फायदा सब पे जाता है और आपका मुल्जिम भी बाइज्जत बरी होगा। उसके बाद हो जाती है बोनाफाइड मिस्टेक। अक्सर ऐसा होता है कि अफसरान जो हैं वो लेटर इशू करने से पहले पढ़ते नहीं हैं, तो उससे एक इरेगुलरिटी तो आप कह सकते हैं, इनकॉम्पिटेंसी तो आप कह सकते हैं, लेकिन करप्शन नहीं कह सकते। तो अगर मेलाफाइड तरीके से कोई एक्ट है तो दैट इज एन ऑफेंस, लेकिन अगर बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। अब ये बोनाफाइड मिस्टेक जो है 2019 SCMR पेज नंबर 1730 में हशमतुल्लाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फरमाती है कि इस ऐसा कोई ऑफेंस हो जाए कि जिसमें मुल्जिम की बदनीयती साबित ना हो, तो जो उसका जुर्म है वो गलती में शुमार हुआ जाएगा और उसमें किसी किस्म का करप्शन का ऑफेंस नहीं कहा जाएगा और मुल्जिम को बाइज्जत बरी किया जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल बायसनेस जो 90% केसेस में होती है, और इसी वजह से मैंने कई मुल्जमान बरी कराए कि जो साथी दोस्त होते हैं वो चाहते हैं कि ये जो चार्ज है इस अफसर के पास ये मुझे मिल जाए और इस पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, कुछ फ़ाइलों में रद्दोबदल करके इससे कोई ऐसी गलती करवा दी जाए कि जिस तरीके से वो वहाँ से हट जाए या हमारे जो करप्शन का एक नेटवर्क है उससे निकल जाए, ताकि हम आराम से आपस में बैठ के करप्शन कर सकें। इस वजह से भी 90% जो है वो ऑफेंसेस होते हैं और मुल्जमान बेगुनाह उनमें फंसाए जाते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कि 90% जो ऐसे केसेस होते हैं वो बायसनेस की वजह से होते हैं और उनमें जो साथी होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपको फंसाते हैं अपनी प्रोफेशनल जेलसी की वजह से। तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। अगर किसी भी किस्म का आपके मुल्जिम का अपने अफसरान या साथी के साथ उस मुकदमे से पहले कोई तकरार हुई है, कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है या कोई कंप्लेंट हुई है, तो विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर यू फॉर ग्रांट ऑफ बेल एंड एक्विटल आल्सो। उसके बाद होता है क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आपका जो मुल्जिम है उस पर इस ऑफेंस से पहले, एंटी करप्शन के इस केस से पहले 10, 15, 20 सालों में कोई कंप्लेंट, कोई ऐसी शिकायत नहीं आई और एकदम से 10, 20, 50 लाख करोड़ की कोई करप्शन का केस आ गया, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं आपको रूलिंग्स दूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे मुल्जमान के केसेस को बड़ा केयरफुली देखना है कि कहीं इनको फंसाया तो नहीं गया। अगर इन्होंने करप्शन करनी होती तो पहले भी कर चुके होते। और ख़ास तौर पे
एट द लेट स्टेज ऑफ एट नियर टू रिटायरमेंट जो होता है वो 90% अफसरान करप्शन नहीं करते कि कहीं हमारी जो मुलाजमत कंप्लीट होने वाली है तो ग्रेचुइटी, पेंशन और बाकी बेनिफिट्स पे असर ना हो जाए। उसके बाद डिले इन इंक्वायरी, डिले इन एफआईआर एंड डिले इन ट्रायल। ये 90% केसेस में ऐसे होता है जिसकी वजह से मैंने बेलें भी मंजूर करवाई, जमानतें भी मंजूर करवाई और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मैंने मुल्जिमान को बाइज्जत बरी भी करवाया। एक जजमेंट आप जहन में रखें, इकबाल नूरी का केस PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 916। सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि अगर इंक्वायरी में डिले हुई है, अगर FIR में डिले हुई है या ट्रायल में डिले हुई है तो इसका जो टोटल का टोटल बेनिफिट है वो मुल्जिमान को जाता है, उस पर ज़मानत भी देनी है। और अगर इंक्वायरी और इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले है तो इसका मकसद ये है कि सबूत नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से देर हुई, तो मुल्जिम को बाइज्जत बरी भी करना है। फिर आ जाता है पॉलिटिकल पर्सनल एनिमिटी विद एनीवन। आपकी जो पॉलिटिकल एनिमिटी है, यानी अगर आपके वालिद, आपके रिश्तेदार किसी ऐसी पार्टी में जो अपोजिशन पार्टी में आ जाती है और रूलिंग पार्टी के खिलाफ आती है तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। और इसमें शहबाज शरीफ के केस में, शहबाज शरीफ के जो PA हैं थे उनके अक्सर केसेस में इस ग्राउंड पे ज़मानतें मंजूर हुई। और तकरीबन पॉलिटिकल केसेस में ऐसे होता है कि क्योंकि अहद चीमा का केस जो है वो जहन में रखें, अहद चीमा के केस में भी ये हुआ कि अगर आपकी या आपके रिश्तेदारों की कोई एनिमिटी पॉलिटिकल या पर्सनल है, उस बुनियाद पे भी आप पे जो मुकदमा बना है तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। उस पे ना सिर्फ आपकी ज़मानत मंजूर होगी बल्कि आप बाइज्जत बरी भी होंगे। फिर हो जाता है ओल्ड एज। ओल्ड एज अक्सर ये होता है कि रिटायरमेंट के दौरान मुल्ज़मान जो हैं उनके रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं। उस पर मेरा काजी फायज ईसा साहब ने मेरे एक केस में और सरदार तारिक मसूद साहब ने, ये डिविजनल बेंच था, 2 जजेस का बेंच था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सांगड़ का एक केस था। तो उसमें 20 के करीब मुल्ज़मान की मैंने ज़मानत कबलज गिरफ्तारी मंजूर करवाई। फिशरीज डिपार्टमेंट का ये केस था और करोड़ों रुपए की करप्शन थी। और वो जो मुल्ज़मान थे वो उनमें से कुछ रिटायर हो चुके थे, कुछ होने वाले थे और उनकी जो एज थी वो भी तकरीबन 59, 58 इतने करीब थी, कुछ 65 के करीब थे और उनमें से अक्सर बीमार भी थे। तो ये लेट एज होती है, वो जो बुजुर्गी होती है, दैट इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। वो जो मेरी 20 के करीब मुल्ज़मान की मैंने ज़मानत मंजूर कराई, जस्टिस कादी फायज ईसा साहब का बड़ा बेहतरीन फैसला है। वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स में अवेलेबल है, फेसबुक पे भी वो जो फैसला है वो अवेलेबल है। फिशरीज डिपार्टमेंट का ये केस था सांगड़ के, ये सांगड़ के फिशरीज डिपार्टमेंट थी, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन हुई थी। उसमें सारे मुल्ज़मान की मैंने कबलज गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर करवाई। फिर मेडिकल ग्राउंड, यही मैंने आपको बताया कि अक्सर अफसरान जो है वो बीमार होते हैं तो उनके जो जेल भेजने के लिए उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर बेल। फिर लेडी अक्यूज जो है, लेडी अक्यूज के बारे में मैंने अक्सर ज़मानतें इस ग्राउंड में मंजूर करवाई कि एक केस में मेरे पास एक मैटर आया कि जिसमें खातून ने कहा कि मुझे सेक्सुअली हरास किया जाता था। मैंने क्योंकि उनके इलीगल टर्म्स को मानने के से इनकार किया तो उन्होंने मुझे इस झूठे मुकदमे में फंसाया। इसी ग्राउंड पे मैंने हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मंजूर कराई और एक खातून की सुप्रीम कोर्ट से। तो ये ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि खातून जो है उसे वैसे ही इस माशरे में काम नहीं करने दिया जाता, तो उसे तंग किया जाता है। और सेक्सुअल हरासमेंट पे ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है, डिटेल लेक्चर है 40 मिनट का, आप देख सकते हैं कि उसमें किन किन मसाइल का सामना खातून को करना पड़ता है। तो इस ग्राउंड पे भी ज़मानत मंजूर होगी अगर आपकी जो मुल्जिमा है वो खातून है तो। फिर नॉन प्रोडक्शन जो है, फिर आ जाता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। ज़्यादातर जो एंटी करप्शन के केसेस होते हैं उनमें से 90% केसेस जो होते हैं
उनकी सज़ा जो होती है वो 10 साल से कम होती है। यानी वो दो अफेंसेस डू नॉट फॉल विद इन दी प्रोहिबिटरी क्लास। उस पर ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है कि अफेंसेस bail in offences which are not falling within prohibited clause is a rule and rejection is exception. PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 34। 1995 से आज तक यही रूल है कि ऐसे अफेंसेस में जिसकी सजा 10 साल से कम हो जमानत लाजमी देनी है। 2010 SCMR पेज नंबर 175 एंटी करप्शन का एक बेहतरीन केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे जमानत मंजूर की कि offense do not fall within prohibited clause। फिर नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट 80 से 90% केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये फरमाती है कि एंटी करप्शन के केसेस क्योंकि बहुत लेंदी चलते हैं, इंक्वायरियां फिर ट्रायल, तो उनमें पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो अक्सर पेश नहीं किए जाते ओरिजिनल, फोटोस्टेट कॉपीज दी जाती हैं। तो फोटोस्टेट कॉपीज जो हैं such documents are inadmissible in the court of law to prove the guilt of the accused, or a non-production of original document, original record is the best ground, ideal ground for acquittal of accused। इसमें 2022 SCMR पेज नंबर 2068 नईम कादिर का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे रिलीफ दिया, केसेस में बरी किया और जमानतें भी मंजूर हुई कुछ केसेस में कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है वो अदालत में ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, फोटोस्टेट कॉपी पेश की गई। फिर अक्सर मुकदमा जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल लंबे चलते हैं, इंक्वायरीज लंबी चलती है, तो गवाहान जो होते हैं वो अक्सर केसेस में 20-25-30 गवाह होते हैं करप्शन केसेस में। अब वो अक्सर जो है वो भी बुजुर्ग होते हैं, वो भी चलते चलते कोई फोत हो जाते हैं। अगर मटीरियल विटनेस इज डाइड, अगर मटीरियल जो मेन गवाह है आपका स्टार विटनेस जिसे कहते हैं, अगर वो फोत हो जाता है तो जो केस है वो खत्म हो जाता है। एंड व्हेन अ स्टार विटनेस ऑफ द केस इज डाइड बिफोर रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट और चीफ स्टेटमेंट, the entire case has become doubtful and the benefit is to be awarded to the accused, और मुल्जिम की जमानत भी होगी और बाइज्जत बरी भी होगा। उसके बाद है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बोनाफाइड मिस्टेक और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आप ज़हन में रखनी है। 2 रूलिंग्स है इसमें। ये है 2019 SCMR पेज नंबर 1730 और 2016 SCMR पेज नंबर 1549। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब तक मुल्जिम की डिसऑनेस्ट इंटेंशन नजर ना आए उसकी गलती को उसका जुर्म नहीं कहा जा सकता, चाहे करप्शन का इल्जाम अरबों रुपए का क्यों ना हो। अगर उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन साबित हो गई तो उस पर उसकी सजा होगी, वरना उसकी अगर बोनाफाइड मिस्टेक है, उससे कोई गलती हो जाती है या वो अफसर के कहने पे डर के मारे कोई ऐसा ऑर्डर कर देता है या कोई डॉक्यूमेंट इशू कर देता है या लेटर इशू करता है, तो उसकी गलती तो शुमार हो सकती है, उसको करप्शन का मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता और उसकी जमानत भी मंजूर होगी और बाइज्जत बरी भी होगा। फिर PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 171 में जो मैंने आपको पटवारी तहसीलदार वाला केस समझाया, उसमें भी जाली इंतकालात मुल्ज़िमान के इल्ज़ाम था। अब वही बात आ जाती है कि पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट अगर चल रहा है, उसके पेंडिंग है, दावा ज़ेर समात है दीवानी अदालत में, या बेनिफिशियरी नहीं है मुल्ज़िम, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आती, वो गलती कहलाई जाएगी। और बेनिफिट ऑफ डाउट is to be awarded to the accused not as a matter of grace but as a matter of right। 2023 MLD पेज नंबर 351 में सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। हमाद खान का केस था और नुक्ता यही था कि हमाद खान जो था वो मुल्जिम, ही वॉज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऑफेंस। फिर 2017 SCMR पेज नंबर 79 में
थेफ्ट ऑफ गैस की चोरी का केस था, जमानतें मंजूर हुई। फिर वसीम का एक केस था 2022 MLD 476 सिंध हाई कोर्ट, और जुल्करनैन का एक केस था 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल नोट्स 112 में सिंध हाई कोर्ट ने बेनिफिशियरी ना होने की वजह से जमानतें मंजूर की। 1996 SCMR पेज नंबर 934 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टर LDA ने खैराती प्लाट अपनी बेगम को अलाट कर दिया था। इस नुक्ते पे भी उनकी जमानत इसी ग्राउंड पे मंजूर की कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, और उसमें जो लेकोनास थे केस की बुनियाद पे, और अफेंस डू नॉट फॉल विद इन प्रोहिबिटेड क्लास, तो जमानत मंजूर हुई। फिर 15 करोड़ की करप्शन का एक केस था, कॉन्ट्रैक्टर था, एक ठेकेदार था, उसकी जमानत मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने की कि इंक्वायरी के दौरान जल्दी ही मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि इंक्वायरी में उन्हें सफाई का मौका देना चाहिए था एंटी करप्शन को। अक्सर ये होता है एंटी करप्शन इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले ही बदनीयती की बुनियाद पे मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं करना। 2000 SCMR पेज नंबर 1072 और पेज नंबर 157 में 15 करोड़ की करप्शन में ठेकेदार गिरफ्तार हुआ, हालांकि इंक्वायरी चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जब तक इंक्वायरी चल रही है तो लेट द इंक्वायरी बी कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप गिरफ्तार करें, वैसे गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बाद PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 509 में एक जाली रजिस्ट्री दस्तावेज को अटेस्ट किया गया था, मुल्जिम ने एक जाली दस्तावेज को अटेस्ट किया, उसकी जमानत मंजूर हुई बोनाफाइड ग्राउंड पे। जो मैंने आपको बताया कि ये जो 20 नुक्ते मैंने आपको बताए, इन 20 नुक्तों के अंदर ये भी है कि उसका बोनाफाइड मिस्टेक थी, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, इस पे जमानत मंजूर हुई। हालांकि वो जो दस्तावेज थी वो जाली थी, लेकिन मुल्जिम ने उसे अटेस्ट किया कि असली है, चेक नहीं किया कि असली है या नहीं, तो वो गलती शुमार होगी। फिर 2014 SCMR पेज नंबर 1628 में जमानत कबलज गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की, करोड़ों रुपए की करप्शन थी उसमें। और 2014 SCMR पेज नंबर 1353 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में जमानत मंजूर की, इसी बुनियाद पे कि अक्यूज्ड वाज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दैट ऑफेंस। और एक केस में बुजुर्ग शहरी था, उसकी डिले था ट्रायल में, जो मैंने आपको बताया। 2014 SCMR पेज नंबर 1353 में उनकी जमानत मंजूर की कि ट्रायल में डिले हो रही थी तो उसे बाहर निकाला जाए जेल से। 2017 SCMR 843 में भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, इनडायरेक्ट एविडेंस थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की। उसके बाद 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल में भी ताहिर रजा का केस था। 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 838 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहिर रजा के केस में अरबों रुपए उसके अकाउंट से बरामद हुए, लेकिन जमानत मंजूर की, क्योंकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कोई और अगर उसके अकाउंट में पैसे डाल देता है तो कोई भी पैसे जमा करा सकता है, जब तक उसको उस चेन में ना प्रूव किया जाए, चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट ना हो, तब तक किसी अकाउंट से अरबों रुपए निकल भी आए तो वो जुर्म नहीं है। 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 729 में सिंध हाई कोर्ट ने शाह रहमान का केस था, उसमें भी ये ड्यूटी बाउंड का ग्राउंड किया कि अगर एक मुल्जिम सबॉर्डिनेट है, अफसर ने अगर हुक्म दे दिया, उसने डर के मारे सिग्नेचर करके आगे भेज दिया, तो हो सकता है उसने खौफ से ये ऑर्डर किया हो, ये गलती उससे खौफ के मारे हुई है, उसकी बदनीयती शामिल ना हो। 2020 SCMR पेज नंबर 734 में भी खालिद महमूद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुल्जिम डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर उसे जमानत भी मंजूर करनी